हेलो दोस्तों, कॉफ़ी विद खान में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में जो शख्सियत आई हैं वो हमारे शहर के और ख़ास तौर से मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे सर भी हैं, मेरे टीचर भी हैं। और मैं नहीं समझता हूँ कि सिटी कॉलेज में पढ़ने वाला कोई भी स्टूडेंट सर को नहीं जानता होगा या उनसे प्यार नहीं करता होगा। मेरी मुराद है रिजवान खान सर से। जी हाँ, हमारे नहायत ही हैंडसम प्रिंसिपल ऑफ सिटी कॉलेज रिजवान खान सर। मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, वो ख़ुद अपनी ज़बानी बताएंगे उनकी जर्नी की कहानी। ख़ास तौर से रिजवान सर को हमने इसलिए बुलाया है कि आजकल जो एजुकेशन का मामला है या तालीम की कितनी अहमियत है आज के दौर में, उस चीज़ को वो ज़ाहिर करेंगे, बताएंगे नौजवान पीढ़ी को। तो आइए मिलते हैं हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही अजीज़ रिजवान खान सर से। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो कॉफ़ी विद खान में आने के लिए। और मेरी ख्वाहिश थी और काफ़ी लोगों की फरमाइश थी, बल्कि आपके स्पेशली कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हैं आपके जी ओल्ड बॉयज़ से लेकर अभी तक के सबकी फरमाइश थी कि रिजवान सर को बुलाया जाए। तो मतलब देखता हूँ भाई मसरूफ़ बहुत रहते हैं, फिर भी बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया इसके लिए। अमानुल्लाह खान सर जो सभी के चहीते थे, अभी भी हर स्टूडेंट को याद करता है माशाल्लाह। और उनकी जो ज़बान जो इतनी साफ़ और इतनी कमाल की, अंग्रेज़ी से लेकर उर्दू हर चीज़ में बहुत ही माहिर थे। और ज़ाहिर है कि एक शफ़ीक बाप भी थे वो। तो सर, उनके जाने के बाद यानी कितनी कमी महसूस होती है आपको अभी उनकी? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ अकरम खान साहब का कि आपने मुझे एक तुम्हारा एक काफ़ी पॉपुलर शो कॉफ़ी विद खान में मुझे बुलाया, मदऊ किया। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे इस काबिल समझा कि मैं भी आपके हॉट सीट पर बैठूँ और मैं भी आपके साथ बैठ के कुछ गुफ्तगू कर सकूँ, अपने ख्यालात शेयर कर सकूँ आपके साथ, शहरियान के साथ। ये मेरे लिए खुशनसीबी की बात है। सर जो आपने सवाल पूछा है ये तो काफ़ी मेरे लिए अहम सवाल है। मेरे वालिद साहब जी, प्रोफेसर अमानुल्लाह खान साहब जो मेरे उस्ताद भी थे, और उनके जाने बाद जो कमी है वो तो ऐसा है कि मेरी आइडेंटिटी, मेरी पहचान ख़त्म हो गई। मेरी आइडेंटिटी, मेरी पहचान मेरे वालिद साहब से थी। बेशक। मेरा रोज़ का मामूल था, कितना भी मैं मसरूफ़ रहो या कितनी भी रात हो, मैं एक बार उनसे मिलता था और उनसे बात करे बिना घर कभी सोने नहीं जाता था। और जो भी उनसे सुनते थे वही लोगों में बोलते आए मैं आज तक। मैं कॉलेज के टाइम में भी उनके जो सुनना, जो उनसे शेर सुने, अशार सुने, वही स्टाइल में लोगों को बोलते आए, कोशिश करें उनके ये सब बोलने की। और जहाँ भी कोई बड़ा प्रोग्राम रहे, कहीं मुझे जाना रहे, तो मैं मेरे वालिद साहब से हमेशा डिस्कस करता था। अच्छा। कि पप्पा ऐसा ऐसा प्रोग्राम में जाना है, क्या बोलना चाहिए। और वो बरजस्ता एक आध दो जुमले ऐसा बोल देते थे कि जो एकदम नया रहता था। सही है। और एकदम नया रहता था। मैं कॉलेज के टाइम से थी, बाद में मैं पब्लिक में भी आया, राजकारण में भी आया, प्रोग्राम में भी जाने लगा। तो एक दो जुमले, एक आधी कुछ कोड ऐसे बोल देते थे कि आदमी बरजस्ता लगता था कि नहीं यार अभी जाना चाहिए और बोलना चाहिए लोगों में। और इसीलिए मेरा जो शहर के अंदर इमेज बना, उनके अल्फाज को मैं हमेशा प्रोग्राम में बोलने लगा, जलसों में बोलने लगा, कॉलेज में स्टूडेंट के साथ बोलने लगा। और उससे मुझे काफ़ी, मेरे वालिद से मुझे फ़ायदा मिला। और उनके जाने से तो ऐसा लगता है कि हम ख़त्म हो गए, हमारी आइडेंटिटी ख़त्म हो गई, एक पहचान ख़त्म हो गई। सबसे बड़ी बात है कि मेरी सबसे अच्छी कंपनी मेरे वालिद साहब थे। मैं कभी ऐसा लोगों में बैठा या रातों में बैठ के वो बातचीत नहीं किया हूँ। मैं जब भी बैठा मेरे वालिद साहब के साथ बैठा और उनसे अच्छी बात सीखने मिलती थी, अच्छे अशार सीखने मिलते थे, अच्छा लहजा सुनने मिलता था, अच्छे कुछ कलाम सुनने मिलते थे, अच्छे जो पुराने जो मुसन्निफ़ है, जो फ़िलासफ़र्स है, उनके जुमले सुनने मिलते थे। तो मेरे लिए बहुत थे और आज तक मैं वही जुमले, वही अल्फाज, वही मेरे वालिद साहब की अमानत मेरे पास है। बिल्कुल। और एक हदीस भी है, अपने से होशियार लोगों में रहो। हाँ, हदीस है, अपने से होशियार लोगों में, और जो अपने से होशियार है उसको अपना लीडर मानो। तो मैं इसीलिए शायद यही वजह थी, मैं मेरे वालिद साहब के साथ ही रहा मतलब उनके और करीब मेरे रहा। सबसे बड़ी कंपनी थी। इतना सब अच्छा फैमिली बैकग्राउंड आपका, वेल एजुकेटेड और सब कुछ एकदम सुलझा हुआ सब। फिर आपने सर ये सियासत में आने का फैसला कैसे ले लिया अचानक से? मेरे ख्याल से वालिद साहब तो खिलाफ ही होंगे, मुझे ज़्यादा लगता है। ये जो बात आपने बोला है, ये सवाल मुझसे सभी लोग करते हैं। मेरे जो फैमिली थी, ये तालीमी फैमिली थी। हाँ। तालीमी के साथ साथ अदबी फैमिली थी। बिल्कुल बिल्कुल। हम जब स्कूल में थे, जब प्राइमरी में थे और जब स्कूल में थे, यानी मैं और मेरे बहन भाई सब, मैं घर में चौथे नंबर का हूँ। बड़े भाई मेरे एहसान सर, शबाना आपा, रुमाना, मैं, समीना और बाद में इरफान था।
तो ये सब हम स्कूल के टाइम में छुट्टियों में जब नावेलें पढ़ लिया करते थे। जब हम तीसरी चौथी में थे, मेरा भाई खासतौर से इरफान छोटा था, वो तीसरी चौथी में तो पूरा इब्न सफी पढ़ चुका था। जो पूरे जो मज़ारुक अलवी ने जो फॉरेन के जो राइटर्स के जो तर्जुमे किए थे वो हम सब पढ़ चुके थे। कृष्णचर हम पढ़ चुके थे। तो हमारा घर जो था तालीम के साथ साथ अदबी था। मेरे वालिद साहब के साथ बैठ के और उनके लाइब्रेरी अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है उनकी लाइब्रेरी, एट इट इज़ हमने रखे हैं। जो किताबें बोलो या जो अच्छी हम बात उनसे सुनते थे वो किताबें हमको मिल जाती थी और वो बोलते थे वो कबाड़ खोल और 2 नंबर के शेल्फ के अंदर वो किताबें वो ले और पढ़। तो हमारा तो घर ऐसा था। मगर हमारे घर के अंदर एक बात खाली ये थी कि 5-6 बहन भाई में खाली घर के बाहर मैं गया। अच्छा। मैं जब स्कूल में भी पढ़ा, प्राइमरी में भी मैं पढ़ता था, तो मैं 14 नंबर स्कूल से प्राइमरी में पढ़ा हूँ कारपोरेशन की ग्राउंड में। और मैं हमेशा ग्रुप के साथ रहा। प्राइमरी में सभी पढ़े, हम ऊपर के 4 लोग जो प्राइमरी से पढ़े, खाली इरफान स्विस में पढ़ा है। तो ग्रुप में रहा हूँ और जब से मेरी आदत थी मैं हमेशा से ग्रुप में रहा। घर के बाहर सिर्फ हमारे घर का मैं ही निकला हूँ। और मैं एक था जिसके लिए मेरे वालिद साहब मुझे बाहर से पकड़ के लाते थे। अच्छा। मैचेस खेलता था, टूर्नामेंट खेलने के लिए बाहर जाता था। कॉलेज स्कूल में भी मॉनिटर वो सब रहा, फिर सिटी कॉलेज में आए। मगर लोगों का था कि जब मैं कॉलेज में भी था, जब भी लोग मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए बोलते थे। अच्छा। मगर ना ही मेरा बैकग्राउंड था, ना ही मुझे कुछ सियासी शऊर था, इसलिए मैं कभी उसके अंदर सियासत में नहीं आया। और मेरे घर में कोई चीज़ मेरी नापसंद करते हैं तो मेरा राजकारण में आना। अच्छा। ये बहुत चिढ़ते, मेरे वालिद साहब भी मुझसे नाराज़ रहते थे इलेक्शन लड़ने की वजह से। मेरी वालदा, मेरे बहन भाइयों को बहुत टेंशन रहता था इलेक्शन में मैं जब खड़ा होता या बाहर जाता, ये लड़ाई झगड़े की वजह से। हाँ हाँ बिल्कुल। मगर राजकारण में आने की एक वजह यह भी थी कि जब तक अच्छे लोग, जो निहाल साहब के बोलने पे मैं आया हूँ राजकारण में। निहाल साहब ने मुझे लाया राजकारण में। और एक मुझे लगता था कि जब तक हम आएंगे नहीं तो ये बदलाव कैसे आएगा, ये निहाल साहब भी बोलते थे। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैं एमपीएड में था मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में, मैं वहाँ पे भी काफ़ी एक्टिव था, सेनेट में था। हमारा यूआर होके मैं आया था, मगर कुछ उतने जब समझ नहीं थी। काशीराम आया था मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी। हाँ। वहाँ पे आरपीआई काफ़ी एक्टिव है, बहुजन समाज के लोग काफ़ी वहाँ पे एक्टिव है। और जब मराठवाड़ा का यूनिवर्सिटी का नाम बदलने के, बाबा साहब अम्बेडकर रखने की बड़ी तहरीक चल रही थी, तो काशीराम को उन्होंने एक बात बोले थे। सब लोग बोल रहे थे कि हमने तहरीक की है, हमने ये आंदोलन किए, वो हम आंदोलन किए, मगर वो नाम बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी नाम नहीं रख रहे। तो काशीराम ने एक ही जुमला बोला था, तुम मांगने वाले क्यों बनते, देने वाले बनो। ये 91-92 की बात है, जब यूपी के अंदर समाजवादी और बहुजन समाज की, मुलायम सिंह के चीफ मिनिस्टर थे और ये दोनों की कंबाइन गवर्नमेंट थी, यूपी गवर्नमेंट थी दोनों की। तो उसने यूपी का एग्जाम्पल दिया, हम वहाँ मांगते थे, हम वहाँ देने वाले हैं, लोग हमारे पास लाइन लगा के मांगने आते। तो वो एक जुमला मुझे काफ़ी अच्छा लगा था उसका। और एक बात थी कि कहीं ना कहीं हम भी कुछ देने वाले बनो यार, मांगना ये बहुत हो गया। और ये बदलाव जब ही आएगा जब तुमको एक्टिव, क्या होता है कि हैसियत सिर्फ सियासी लोग की है, फिर बाकी कितना भी बड़ा, मैं देखता हूँ हमारे शहर के अंदर बहुत बड़े मुसन्निफ है, बहुत बड़े शायर है, ख़ास तौर से बहुत बड़े असातिज़ा है। आज उनको कोई पूछता नहीं, या उनका जब काम पड़ता है तो वो बेचारे 4 बार धक्के खाते हैं। तो ये चीज़, हाँ, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आती थी। वो जो आदमी जिसमें काबिलियत है उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए, जो आदमी के अंदर एबिलिटी है उसको लोगों ने कदर करना चाहिए। नए गैर करे तो कम से कम अपने लोगों ने करना चाहिए। बेशक बेशक। तो ये सारी बातें मुझे पसंद नहीं आती, तो इसलिए मुझे लगता था कि नहीं यार, एक बार इलेक्शन तो लड़ेंगे, एक बार तो इलेक्शन तो अपन लड़ना चाहिए। और निहाल साहब का काफ़ी इसरार था कि तुम इलेक्शन लड़ो। जब 2000 की जो पहला कारपोरेशन का इलेक्शन हुआ, जब भी वो मेरे घर पे आके वो काफ़ी बोले, तुम, बल्कि मेरी वालदा बोलते थे तुम मेरे बच्चों से क्या झगड़ा कराना चाहते क्या, तो वो बहुत डरते थे। तो उस वक्त मैं नहीं लड़ा था, मगर जब साथ में जब बात आई 2007 के अंदर, फिर मैं लड़ा। युवा जनता दल का मैं अध्यक्ष रहा, 7-8 साल में अध्यक्ष रहा। काफ़ी उरूज का टाइम था वो जनता दल का। निहाल साहब का रहनुमाई हमेशा से रही थी, और जो भी सियासी सीखे वो निहाल साहब से सीखे। उनका एक एग्रेसिवनेस जो था, वो हक पे बोलना और सच्चाई पे बोलना, एक वो पसंद आता था। कॉलेज के टाइम में भी हम देखते थे उनका, और वो हिसाब से उनसे थोड़ा सा अट्रैक्ट हुआ और राजकारण में आए वो।
तो फिर वो इलेक्शन में जब खड़े हुए तो खान साहब हयात थे उस वक्त? मेरे वालिद साहब हयात थे। निहाल और साहब ने उनसे भी कुछ बात की थी या उनसे रिक्वेस्ट? नहीं, वो निहाल साहब तो मेरे घर आके बोले थे, मेरे वालिद साहब से भी बात किए थे, वो भी किए थे। मेरे वालिद साहब बोले थे कि भाई उसकी क्या मर्जी है, अच्छा। वो उसको पूछो, आप पे डिपेंड। हाँ वो उससे पूछो। मगर फिर बाद में फिर मैं लड़ा, और वो मेरे इलेक्शन के अंदर मेरे घर का कभी कोई आया नहीं इवन मेरे वालिद साहब भी नहीं आए, खाली आखिरी के एक दिन वोट डालने के लिए जो आए थे, जब थोड़ी देर मेरे साथ बैठे थे वो पोलिंग बूथ पर। और वो बैठने से मुझे बहुत कॉन्शियस लग रहा था, मैं एक मेरा इमेज बाहर अलग, वालिद साहब के सामने अलग, तो मैं कुछ डर रहा था और मैं चाह रहा था कि जल्दी से पप्पा घर चले जाए। अच्छा। तो एक वो थी बात। मगर जब मैं दूसरी बार लड़ा तो वो मुझसे और भी नाराज़ हुए और बोले थे कि यार हमने तेरे को एक बार लड़ने इसलिए देखे, तेरा शौक था, अब ये मत कर, अब तूने तो इसको अपना ही लिया। हाँ, और ये मत कर, ये मत लड़ तू इलेक्शन। और उनका ये बोलना था कि तू जीते नहीं आता तुझे, तो कॉलेज में प्रोफेसर है, उनके लिए बहुत खुश, मेरे से जो सबसे ज़्यादा मेरे किसी बात से वो खुश थे तो मैं सीनियर कॉलेज में प्रोफेसर था, इससे वो बहुत खुश होते थे। और वो बोलते थे तो कॉलेज में प्रोफेसर है, कॉलेज की लाइफ एंजॉय कर, ये बहुत अच्छी पोस्ट है तेरी, उसको तो देख, फैमिली को देख, ये सब में कहाँ लगा तू। और मेरे घर में आज तक मुझे कभी किसी ने सियासी बात नहीं की, आज भी कोई डिस्कस करता ही? हमेशा कॉलेज की बात करते, पढ़ाई की बात करते, शहर की बात करेंगे, मगर सियासत मेरे घर वालों को शायद मालूम भी नहीं होगा कि उनका वार्ड कौन सा नंबर का वार्ड है और कौन कारपोरेटर, उनको ये भी नहीं मालूम। और हर आदमी सियासी नहीं रहता, नहीं होता है, नहीं। ये बात भी सही है। एक आम आदमी जो रहता है वो थोड़ा सा सियासत लोगों से डरता भी है, थोड़ा सा उसको घबराता भी है उनसे। ये इमेज था, ये कहीं ना कहीं मुझे बदलना भी था। एक जब मैं लड़ने आया तो लोग बोलते थे प्रोफेसर आदमी इलेक्शन कैसे क्या लड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आने से काफ़ी बदलाव आया। मैं देखता था वार्ड, जो मैं 7 नंबर वार्ड, उस वक्त में क्या था वो वार्ड का नाम मुझे नहीं मालूम, कुसुम्बर रोड से मैं लड़ा था, और वहाँ पे मस्जिदों में ढोले चलते थे, पानी का प्रॉब्लम था, कोई प्रेग्नेंट औरत गिर गई थी, गटरने का मसला था। तो ये सारी चीज़ें देख के मैं उस वार्ड से लड़ा था और अल्हम्दुलिल्लाह एक ही साल में सब बदलाया। अच्छा। वार्ड में आने जाने के रास्ता नहीं था, मैंने वार्ड के रास्ते खोल के दिए। तो ये काफ़ी काम हमने किया और उसके बाद से शहर में काम का हमने जाल बिछाए। सारी जो तकलीफ़ें थी वो सब हमने दूर किया, और काम ऐसे होता है, बजट ऐसे लाया जाता है, बजट ऐसे वर्क करता है, ये कहीं ना कहीं मैं सिखाया, मैंने बताया हूँ। और अल्लाह ने खैर हमारी लाज रख ली, नहीं तो मुझे खाली डर था कि काम, क्योंकि मैं सियासी बैकग्राउंड से नहीं था, मैं डरता था कि मैं फ्लॉप ना हूँ, लोग ये ना बोले पढ़े लिखे लोग नाकाम होते। पहले लोग मुझे जब आए तो बोला करते थे, मगर हमने दिन रात काम किया, दिन रात मेहनत की, समझे कारपोरेशन, समझे उसका बजट, समझे। और कारपोरेशन की माली हालत जब हम आए तो बहुत बुरी थी, डिज़ोल्व करने की बात आ रही थी। हमने पूरा कारपोरेशन को बदला और एकदम, यानी उत्तर महाराष्ट्र में सबसे रिचेस्ट कारपोरेशन उस वक्त तो 2007 की बॉडी के अंदर आए, वो अपना मालेगांव महानगर पालिका थी। ये काम कहीं ना कहीं हमने किए। तो सर जब प्रोफेसर की पोस्ट आपने हासिल की सर, तो डायरेक्ट सिटी कॉलेज में ही आपने ये ज्वाइन किया था? नहीं, पहला मेरा अपॉइंटमेंट जो हुआ वो महात्मा गांधी विद्या मंदिर में, जो मैं पहला जो मेरा अपॉइंट हुआ वो नासिक के पास एक ट्राइबल एरिया हरसुल। अच्छा। नासिक से 45 किलोमीटर दूर है, हरसुल में हुआ। मैं हरसुल में रहा, फिर वहाँ से सुरगाना ट्रांसफ़र हुआ, फिर मैं नामपुर आ गया था 97 में। ओके। हाँ, तो और उसके बाद में मैं 2001 में, शायद 1 या 2 में मैं सिटी कॉलेज में आया। अच्छा। मुझसे पहले काफ़ी सीनियर लोग थे, फिजिकल डायरेक्टर वो थे, उसके बाद में फिर मैं सिटी कॉलेज में आया। और सिटी कॉलेज के अंदर आया, उसके बाद से तकरीबन मैं कंटिन्यू 1-2 साल नामपुर गया, बाद में वापस में आया। अच्छा। बीच में 3 साल में MSG कॉलेज में भी रहा। ओके। काफ़ी लंबा। तो अभी सर सिटी कॉलेज में जैसे माशाल्लाह बहुत सारी तब्दीलियाँ आपने लाई एजुकेशन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या क्या तब्दीलियाँ आई है और किस किस चीज़ पर काम हुआ है और आगे क्या क्या प्लान है आप लोगों के? देखो, सिटी कॉलेज की जो बात है, इसके अंदर पहले के मुकाबले में अभी जो तब्दीलियाँ आई है, ये डिज़ास्टर बड़ी तब्दीलियाँ आई है। अच्छा जी। ये बड़ी तब्दीलियाँ ऐसे है कि आज जो है आर्ट साइंस कॉमर्स कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स आना और पीरियड होना ये बहुत रेयर होता है। आज सिटी कॉलेज के अंदर हमारा नॉन ग्रांट का भी फुल रहता है, ग्रांटेड तो फुल है ही, नॉन ग्रांट के सब्जेक्ट भी हमारे BA BCom BSc हमारे पास फुल है। अच्छा। हमारे ये 10-12 साल के अंदर हमने वहाँ पे BSc चालू किया। पहले खाली आर्ट्स और कॉमर्स था, BA था, MCom आया, फिर अभी हमने BSc चालू किया, BSc के बाद में MSc शुरू किया।
एमएससी के बाद में अभी हमारे पास में बीसीएस भी आ गया। अच्छा। तो ये सारे हमने किया। पहले क्या था कि बीच में जब मैं एमएसजी कॉलेज में रहा उस टाइम में सिटी कॉलेज का ग्राफ थोड़ा सा नीचे उतरा था। स्टूडेंट भी आना कम हो गए थे, स्टाफ भी हमारा उस वक्त इतना अच्छा नहीं था। मगर अभी जो स्टाफ हमारे पास आया है, यंग लड़के जो है और क्वालिफाइड जो स्टाफ हमारे पास आया है, ख़ास तौर से मैं आरिफ अंजुम सर की बात बोलूँगा कि ये सब डिवोटेड लोग आए। शकीब सर हुए, बिल्कुल बिल्कुल, ये सब बहुत डिवोटेड लोग हैं। ख़ास तौर से मैं बोलूँगा कि हमारे आर्ट्स फैकल्टी के लिए रिजवाना हमदानी मैडम, ये फुल टाइमर है, एक एक बच्चे के ऊपर मेहनत करते, एक एक बच्चे को अटेंड करते और सुबह से लेकर शाम तक वो पूरा अपडेट रहते। नए जीआर क्या है, नए नोट्स क्या करना चाहिए और नया एजुकेशन पॉलिसी क्या है। जितना मेरे ख्याल में सिटी कॉलेज का स्टाफ इस चीज़ में अपडेट है, शायद ही कोई कॉलेज के लोग होंगे नासिक ज़िले के अंदर, इसके अंदर। और आज भी जो भी चल रहा है, जो अभी हमारा कॉलेज तो खैर अभी ऑटोनॉमस भी हो गया, हमारे परफॉर्मेंस की वजह से हुआ। ये हमारा स्टाफ जो आया है, इन्होंने बहुत मेहनत किया। एक एक बच्चों को हम कॉल कर करके एडमिशन कराते हैं। अच्छा। एग्ज़ाम फॉर्म करने के लिए हम खुद कॉल करते हैं, मैं खुद बच्चों को अप्रोच करके कराता हूँ एडमिशन लेने के लिए। हमारे पास क्या है, सबसे बड़ा जो हमारी जो कौम का है बैड लगे कि हमारा ड्रॉप आउट, 10वीं के बाद का ड्रॉप आउट, 12वीं के बाद का ड्रॉप आउट। बिल्कुल। एडमिशन नहीं लिए, क्यों नहीं लिए? बस नहीं लिए। ये जो बात थी, हमने उनको लाए कॉलेज में कि तुम ग्रेजुएट होंगे, लोग तुम्हारा रिस्पेक्ट करेंगे, तुमको भी अच्छा लगेगा हम ग्रेजुएट हुए। काफ़ी एक मशहूर जुमला है, आई एम बिकॉज आई थिंक, मैं हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ। डेफिनेटली तुमको सोचने का एक शऊर आएगा जब तुम कॉलेज में आएंगे तो। और इसलिए हमने लाया, अल्हम्दुलिल्लाह आज सैकड़ों स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ड्रॉप आउट था वो ग्रेजुएट हुए। आज सैकड़ों स्टूडेंट सिटी कॉलेज के ऐसे हैं कि जो तालीम का कभी सोचे नहीं थे, मगर सिटी कॉलेज में आने से वो वकील हुए, वो टीचर्स हुए, चार्टर अकाउंट हुए। अभी 8-9 बच्चे हमारे पास में एंट्रेंस पास होते हैं चार्टर अकाउंटेंट। माशाल्लाह, ये सिटी कॉलेज, ये स्टाफ की लगन है। ख़ास तौर से हमारा जो सब्जेक्ट लाए बीओक का, एडवांस अकाउंटेंसी का, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इससे हमारे बच्चे डायरेक्ट रोज़गार को पास आउट होने के बाद में डायरेक्ट वो अकाउंटेंट कहीं फर्म में लग जा रहे, कोई ऑफिस में लग जा रहे। और लोगों का डिमांड है, हमको बोला जाता है कि सर अच्छे जो स्टूडेंट होंगे हमको दो। अच्छा, इंस्टीट्यूट में वो लग गए। तो ये सिटी कॉलेज की देन है। और हमारा स्टाफ खास तौर से वो बहुत लगन से, बहुत मेहनत से करते और एक दूसरे की बात सुन के चलते, कॉपरेशन से चल रहे, अंडरस्टैंडिंग की बात है। और नए जो भी आ रहा है गवर्नमेंट का, उसके लिए बहुत अपडेट रहते हैं। बहुत अच्छा है ये। सर इसी के साथ साथ कॉफ़ी भी पीते रहो ताकि बात भी होते रहे और कॉफ़ी भी पीते रहे। तो सर अभी और आगे क्या क्या सिटी कॉलेज और क्या क्या कर रही है अभी, और किन किन तैयारियों में भी आप लोग? सिटी कॉलेज के पास तो प्लानिंग बहुत बढ़िया, थोड़ा सा तंग दामने का रोना उसका हमेशा से रहा है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो नया कैंपस जो है मराठा का, उसको अच्छा डेवलप कर रहे। अच्छा, वो कमरे कुछ कभी बन गए तो हम अभी नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। कहाँ पे हो रहा है ये मराठा कैंपस जो हमारे एटीटी की बाजू में म्यूनसिपल कैंपस जो जहाँ हमारी गैदरिंग होती है, जी जी जी, वहाँ पे जो है वो हमारा कैंपस है। वहाँ पे अभी कुछ रूम बनाने का काम चालू करने वाले। अगर कभी रूम बन गए तो इमीडिएटली हम उसको वहाँ पे 11 साइंस चालू कर देंगे। अच्छा, ये ड्रॉप आउट चाहिए नहीं बच्चों का, हम ये चाहते हैं। और जो पढ़ना, जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसको उसमें एडमिशन मिलना चाहिए। तो 11 साइंस हम शुरू कर देंगे। एमए इंग्लिश के लिए भी हमारे पास रेडी है प्रपोजल। हमारे बच्चों को जो नदी के उस पार जाना पड़ता था, ऐसे सारे कोर्सेस हम इधर लेके आने वाले। एक एमए की काफ़ी है क्योंकि एमए अपने पास इधर है नहीं। अच्छा, तो एमए हम यहाँ पे शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। और एमएससी का भी हमारा काफ़ी प्रपोजल है। वो एमएससी तो खैर हम और भी एक आध, अभी हमारे पास में जूलॉजी चलता है, केमिस्ट्री इंशाल्लाह अगले साल चालू कर देंगे। तो अभी अपने कॉलेज के जो स्टूडेंट्स जो पढ़ के निकल चुके हैं और अभी कहाँ पर वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, सर कुछ उनके बारे में थोड़ी सी देखो, सिटी कॉलेज की बात तो ऐसी है कि मैं हमेशा बोलता हूँ, जितना सिटी कॉलेज ने शहर को दिया किसी ने नहीं दिया है। ये बात भी है। आज शहर के अंदर जितना भी स्टाफ होगा, वहाँ का 80% सिटी कॉलेज का स्टाफ है। बिल्कुल, जो सिटी कॉलेज से पढ़े। जितने भी वकील है हमारे कोर्ट के अंदर, मैक्सिमम 60-70% जो वकील है वो हमारे सिटी कॉलेज से। बिल्कुल बिल्कुल। चार्टर अकाउंट जितने भी है, मुस्लिम हो कि नॉन मुस्लिम हो, वो मैक्सिमम सिटी कॉलेज से। और अल्हम्दुलिल्लाह सब कामयाब भी है। और हर फील्ड में, सब और हर फील्ड में।
और हमारे खास तौर से मैं बॉलीवुड की बात करूंगा, बिल्कुल। जो बॉलीवुड भी है, मैं खुद भी वो सिटी कॉलेज। आप खुद भी है उसके अंदर। वो नफीस हो गया, हमारे फरोग फरोग मेरे काफ़ी लाड़ का, मेरे वो तो खैर फैमिली मेम्बर ही था, फरोग जाफरी हो, कि ये जी बॉलीवुड भी जो है वो सिटी कॉलेज में भी सिटी है। कॉलेज, बेशक बेशक। हाँ, आज मैं खुद भी जो हूँ वो मैं सिटी कॉलेज का हूँ। तो सर जब वालिद साहब अपने थे, हाँ। और खान साहब तो मतलब प्रोफेसर भी रह चुके ना सिटी कॉलेज में। लंबी सर्विस सिटी कॉलेज में हाँ, रही। तो उनके पीरियड में आप पढ़ते थे कॉलेज पढ़ता में। था। तो वो टाइम कैसा माहौल था कि यानी बॉस बोले तो प्रिंसिपल है, अब पढ़ना भी, और शरारतों में तो भाई मतलब जवाब ही नहीं था। तो क्या सिचुएशन रहती थी सर उस टाइम में? कभी कोई शरारत हो जाए, गलती हो जाए तो सर की डांट पड़ती थी कभी? शरारत तो मुझसे हमेशा से होते आई, कॉलेज में कभी कुछ नहीं बोले, वो घर आके मुझे बहुत हाँ, डांटते थे। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। घर आके मुझे बहुत डांटते थे। अच्छा। कॉलेज में कभी कुछ नहीं बोले, ना वो मेरे सामने कभी, वो कभी मैं रहा तो वो खामोशी रहे, मगर घर आके मुझे बहुत डांटते थे। मैं उनका जो पीरियड था वो 7:30 बजे रहता था मॉर्निंग में। उनका पीरियड के अंदर पूरी क्लास भरे रहती थी। अच्छा। हाँ, उनके पीरियड के अंदर इन्हें 7:30 बजे कोई तो मिस लोग- नहीं करता था उससे पहले से लोग आके वहाँ बैठ जाते थे। यानी वालिद साहब के आने से पहले से क्लास भर जाती थी। उनका पीरियड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 100% अटेंड किया। अच्छा। कभी मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं हूँ और उनका पीरियड में नहीं गया, क्योंकि ये उनको मालूम पड़ेगा कि मैं नहीं आया। तो सर क्या पढ़ाया करते थे? पॉलिटिक्स पढ़ाया करते थे, ओके। मगर वो एक पीरियड के अंदर सब था। हाँ। एक पीरियड के अंदर उनका फिलॉसफी भी थी, एक पीरियड के अंदर लिटरेचर भी था, एक पीरियड के अंदर वो जनरल नॉलेज भी था, और सबसे बड़ी बात है कि हालात हाजरा के ऊपर वो कंटिन्यू बोलते रहे। गहरी नज़र भी थी, बेशक। नज़र भी थी। वो हालात हाजरा, वो मुल्की हो कि गैर मुल्की हो, वो उस पर बोला करते थे। उससे एक पीरियड अटेंड करने से एक हमको लग जाता था कि हम स्टूडेंट है और हम पढ़ रहे हैं। यानी दुनिया जहान की मालूमात दुनिया एक जहान पीरियड की में बात। मिल जाती। अच्छा, उनका पीरियड एक पीरियड नहीं रहता था, वो कभी कभी 2 हो जाते थे, अच्छा। हाँ कभी कभी 3 हो जाते थे। तो वो पीरियड का कोई टाइमिंग नहीं रहता था, और वो हमेशा खाली हाथ आते थे, चौक और डस्टर लेके खाली चौक लाते थे वो, इसलिए कोई लिमिट भी नहीं थी, वो कंटिन्यू वो पढ़ाते आपको थे। कोई रोकता भी नहीं होगा, और कोई रोकता भी नहीं था। हाँ, और इसलिए वो उनके पीरियड में काफ़ी सीखने में भी मिला, काफ़ी नॉलेज भी आया, और एक क्या बोलते हैं ना कि उनके पीरियड की वजह से एक व्यू, दुनिया क्या नजरिया है, बदल गया था। हाँ दुनिया क्या है और हालात क्या है, ये समझ में आया। तो सर मतलब अमानुल्लाह खान सर का कोई ऐसा, कुछ ऐसी बात जो आप कभी नहीं भूल सकते, उनकी कोई ऐसी सीख या कोई ऐसा बात, कोई वाकया जो आप कभी नहीं भूल सकते, जो उनसे रिलेटेड हो? देखो, वालिद साहब की जो बात है, जो सीख है, उनकी कोई बात नहीं, उनकी हर बात मैंने सीखा। अच्छा। उनकी हर बात मैंने सीखा हूँ, और उनका जो वालिद साहब ने बोले आज तक मैं वही करते आया हूँ। माशाअल्लाह। और मैं शायद, मैं घर के अंदर भी मेरी वालदा भी है अभी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे फर्मा बरदार मैं ही था। अच्छा। इन्हें मैं बाहर कुछ भी कर रहा हूँ, मगर वालिद साहब की बात कभी नहीं डाल। एक मिनट, नहीं वो पानी दे दो सर अभी। नहीं ठीक है। मैं वालिद साहब की जो बात है ना, कि मैं बेसिकली मैं स्पोर्ट्स का आदमी था, मैं खेलता था, और मैं जब खेलता था तो वालिद साहब बहुत खुश होते थे। मुझे लोग उनको आके बोलते थे कि भाई रिजवान तुम्हारा लड़का ये खेला वो, और मैं जब तक पढ़ा, जब तक मैं खाली खेला हूँ। क्रिकेट में थे ना सर आप? मैं क्रिकेट खेला हूँ, ऑल इंडिया खेला, यूनिवर्सिटी खेला हूँ मैं क्रिकेट के अंदर, और मेरे वालिद बहुत खुश होते थे। सर लोग आके जब उनको बोलते थे कि ये इसको बाहर भेजो, इसका ये बहुत अच्छा खेलता। मैं बास्केटबॉल खेला यूनिवर्सिटी, मैं 91 का सीनियर स्टेट कबड्डी का खेला हूँ। तो मैं दिन भर खेला हूँ। मैं दूसरा जब तक रहा, जब तक मैं एजुकेशन रहा, सिर्फ मैं खेला हूँ। और मेरे वालिद साहब बहुत खुश होते थे और बहुत वो चाहते थे कि मैं खेलूँ वो, मगर हमेशा एक बात बोलते थे, तेरा खेलना सब ठीक है, मगर एग्ज़ाम देना रहेगा, कॉलेज आना रहेगा, पढ़ाई के साथ में सब चीज़ अच्छी लगती, पढ़ाई के बिना कुछ नहीं। उनकी एक बात थी, और वो बात मैंने माना, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पूरे एजुकेशन लाइफ में कहीं कुछ मेरा लॉस नहीं हुआ। मैं कंटिन्यू एजुकेशन करते आया, पढ़ाई के साथ पढ़ाई के साथ। हाँ, स्पोर्ट्स, हाँ वो तेरा खेलना है वो सब खेल, काफ़ी उनका सपोर्ट था, काफ़ी मुझे उन्होंने साथ दिया, मगर एजुकेशन में गैप का वो कभी नहीं बोलते थे। हाँ, और जो मेरे वालिद साहब बोले मैं उतना सुना। मैं 11 कॉमर्स किया था, 12 भी कॉमर्स में एडमिशन लिया था। वालिद साहब ने मुझे बोला कि कॉमर्स तो कभी ट्यूशन गया है, अकाउंट आता है तेरे को? मैं बोला नहीं, मैं एवरेज स्टूडेंट था, वैसे कोई बहुत ज़हन नहीं था, बिलो एवरेज था मैं। तो बोले तो क्या करेगा कॉमर्स? सीधा आर्ट्स कर, तेरे को बीपीएडी करना है ना, तो फिर क्यों कॉमर्स करता है, आर्ट्स कर।
आर्ट्स ईजी है। तो मैं सीधा सीधा मेरे वालिद साहब की बात सुना, एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम आर्ट्स लिया और उसके बाद आर्ट्स का अटेंड करने लगा और वही मेरे काम आया। इंग्लिश से बीए कर, एमए कर, वो कर। इंग्लिश से मैं बीए किया, बीपेड का मेरे वालिद साहब बोले, तो मुझे मालूम भी नहीं था बीपेड क्या है। मतलब बीपेड क्या है, तो बोले स्कूल में टीचिंग तरह हो जाएगा। अच्छा। फिर मैं बीपेड किया। मैं कॉलेज जाके औरंगाबाद मराठवाड़ा संस्कृति मंडल गवर्नमेंट का था, वहाँ पे बीपेड किया। जब बहुत कंपटीशन होता था बीपेड में एडमिशन का, मेरिट के ऊपर होता था, मैं मेरिट के ऊपर मेरा एडमिशन हुआ। उसके बाद में फिर एमपीएड हुआ। मैं यूनिवर्सिटी प्लेयर था। मेरे वालिद साहब बोले कि भाई तू सीनियर कॉलेज के लिए क्वालिफाइड है, तेरे को B+ लगेगा। तो मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी पढ़ाई किया है तो एमपीएड के अंदर आखिरी के 2 महीने बस वो बहुत पढ़ा मैं। मेरे वालिद साहब बताए थे कि तेरे को 55% लगेगा तो होगा। तो मैं मेरे वालिद साहब की ही बात आज तक मानते आया और सीनियर कॉलेज में आके लगा। काफ़ी लोग, मैं जब इंटरव्यू के लिए आया सीनियर कॉलेज में तो काफ़ी लोग थे और काफ़ी बड़े बड़े घराने के लोग थे। अच्छा। जिनका पॉलिटिकल बहुत असर था महात्मा गांधी विद्या मंदिर में। मगर मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी वालिद साहब की कि सीनियर कॉलेज के लिए यूनिवर्सिटी प्लेयर लगता, नेशनल प्लेयर लगता। ओके। और वो मैं ही था। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले राउंड में ही मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं कॉलेज में लग गया। ये मेरे लिए लाइफ का बहुत टर्निंग पॉइंट था। मैं हीरे फैमिली का हमेशा से शुक्रगुजार रहता हूँ कि मुझे बहुत सही वक्त के ऊपर उन्होंने जॉब दिया। एक नौजवानी के अंदर बेरोजगारी ये सबसे बुरी चीज़ है। वक्त तो अच्छा बुरा तो हर दौर में रहता है, मगर बोला जाता है ना नौजवानी में मुफलिसी, ये सबसे बुरा वक्त रहता है। तो मैं पास आउट होके आया और उसी वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जॉब मिल गया। मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट था वो। और ये सिर्फ मेरे माँ बाप की दुआ है, अल्लाह का बहुत करम रहा है मेरे ऊपर। अल्लाह ने हमेशा मेरे लिए आसानी पैदा की, अल्लाह ने हमेशा मेरे लिए मदद की। ये हर चीज़ मेरा, क्योंकि मैं हर फील्ड में रहा। मैं जब खेलता भी था तो मैं बड़ा प्लेयर था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं कुछ मैचेस टूर्नामेंट खेल रहा हूँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और उसके बाद में मैं जॉब में आया। मुझे सीनियर कॉलेज में हमारे ग्रुप में काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स थे और टॉपर भी थे, मगर सीनियर कॉलेज में उस वक्त ग्रांटेड पे सिर्फ मैं लगा था। अच्छा। सिर्फ मैं लगा। तो सर अभी भी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हो या अभी नहीं वक्त मिल पाता? अभी भी मैं स्पोर्ट्स से तो जुड़ा हूँ। स्पोर्ट्स से तो मैं कभी अलग हो ही नहीं सकता हूँ। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि जब मैं ग्राउंड पे जो वॉकिंग करने के लिए नहीं जाऊँ या जॉगिंग के लिए नहीं जाऊँ या जिम ना जाऊँ। यानी मैदान अभी तक छोड़ा हाँ, नहीं? मैदान तो इंशाल्लाह जब तक डटे रहें। जान में जान है जुड़े रहेंगे, वो कभी अलग नहीं होगा। खान साहब जब तक थे सर, है ना, तो जाहिर है कि जहाँ तक आपकी बातों, आपने उन्हीं की बातों पर अमल किया या उनको अपना आइडियल मानते हुए अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाते गए आप सर? तो सर के बाद, सर के जाने के बाद फिर कौन था ऐसा जिसको जो आपके लिए सबसे बड़ा सहारा रहा? देखो, वालिद साहब की जगह तो कोई ऐसा ले भी नहीं सकता, मगर वालिद साहब की जो बात है या मेरे वालदा और मेरे वालिद साहब की जो बात है ना, कि मैं हमेशा बोलता भी हूँ हमारे ख़ानदान में वो या हमारे आपस में जो बात होती है कि इनकी ना एक तरबियत बहुत अच्छी थी। मैं सच में बोलता हूँ, मेरे वालिद है, मैं इसलिए तारीफ़ कर रहा हूँ नहीं हूँ, एज ए ह्यूमन बीइंग वो बहुत। आज देखो हमारी पूरी फैमिली आपस में जुड़ी है, हमारे बच्चे भी वो घर से सब जुड़े हैं। हफ्ते में एक दिन हम सब बहन भाई लोग सब साथ में रहते ही है और ये हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट है। और वहाँ पे जब हम होते तो बात हमारी शायद ज़्यादातर वालिद साहब ही की होती है और उन्हीं की बात इस पे वो क्या बोलते थे और वो उस पर क्या सुनाते थे और ये कैसा था, आज हमको वही मिलता है। तो आज उनके बाद उनकी जो यादें हैं वही हमारे लिए सपोर्ट है। और बहुत फर्मा बरदार थे हम, मैं हो या मेरे बहन भाई हो, ऐसा कभी नहीं हो कि मेरे वालिद साहब ने किसी को फ़ोन किया कि वो कहाँ है और वो काम छोड़ के उनके पास नहीं गया। अच्छा। ये कि अभी भी मेरे वालदा का भी कभी फ़ोन आता तो मैं कितना भी मसरूफ़ रहूँ तो कभी वो कुछ बोलने लगे तो मैं वो नज़दीक रहा तो बोलता मम्मी मैं 2 मिनट में आ रहा, तो पहले मैं जाके उनसे मैं पहले बात करता हूँ। तो ये जो थी ना उनका एक वालिद साहब का जो था एक स्टाइल था जो हम में आया वो बहुत अच्छा आया। और उनकी जो एक सबसे अच्छी बात है जो हमेशा मैं चाहता हूँ कि और अल्लाह से भी दुआ करता हूँ कि वो मुझ में आए, उनमें जो मॉडेस्टी थी। वो एक बच्चे से भी बात करते थे ना तो इतने खुलूस से और इतने मॉडेस्टी से बात करते थे ना कि वो बच्चा शर्मिंदा हो जाता था या स्टूडेंट जो रहता था उनके जो लोग मानने वाले हैं या जो उनके पास उनसे जो एक बार जो स्टूडेंट है वो तो है ही, जो एक आध मरतबा उनसे मिले भी है, वो कोई गाड़ी वाले से कोई चीज़ भी लेते थे तो इतनी मॉडेस्टी से इससे आपसे बात करते थे
और इतना उसको, और वो साइकिल पर ही चला करते थे। और वो पूरी लाइफ साइकिल पे रहे। मैं देखा हूँ वो सिटी कॉलेज मस्त साइकिल लेके, मैं हैरत करता था यार, प्रिंसिपल साहब साइकिल पे आ रहे। वो पूरी लाइफ जो है वो साइकिल पे रहे, और उस वक्त जो था वो चलन ही होता, पूरा स्टाफ जो था सब साइकिल पे आता था, और वो जब तक साइकिल चलाए वो बहुत अच्छे रहे और उनको काफ़ी पसंद था। और हमारे ख़ानदान का हर बच्चा उनके साथ साइकिल पे घूमा, अच्छा, हर बच्चे जो उनके साथ साइकिल पे घूमा, हमारे उनके जो पोते हो या उनके जो नवासी हो बच्चों में काफ़ी टाइम रहे, वो पूरे बच्चे उनके साथ रहते थे। और जो भी आता था वो पहले वालिद साहब के पास ही आता था और वहीं बैठता था। सही है, सही। फिर मैं घर में रहूं या मेरी वालदा हो या कोई भी हो, हमारे पास जितने भी खैर लोग आए। मुताले का बड़ा शौक था सर को, मतलब मैं तो समझता हूँ। देखो, मुताले का शौक़ की तो बात तो ऐसी है वो कि ज़िंदगी भर उन्होंने मुतालिया किया है, और वो हमेशा बोलते थे, हमारे घर के तो ऐसी तरबियत की जो बात है ना, मेरे वालिद बोलते थे, जिस कागज़ में तुम भजिया खा रहे ना या जलेबी खाई या जो भी तुम सौदा लाए, वो कागज़ को बिना पढ़े फेंकना नहीं। ओह, क्या बात है। बिना पढ़े वो कागज़ को फेंकना नहीं। रीडिंग करो, रीडिंग इज़ द पावर, नॉलेज इज़ द पावर, तुम पढ़ो। और हमेशा से वो सभी को बोलते थे कि भाई एक टाइम खाना कम खाओ मगर एक किताब खरीदो। और ये बोलने की बात नहीं है, ये हकीकत में जब वो पढ़ते थे, जब तो वो हॉस्टल में थे, वो थे, तंगी का दौर था, वो उनके पास चाय के लिए पैसे नहीं रहते थे, मगर वो इब्न सफ़ी की नावल आ रही इसलिए पैसे बचा के रखते थे और नावल ख़रीदते थे। ये कब की बात है सर? ये जब वो 60s की बात है, जब वो कॉलेज में थे, बिल्कुल ये young हुआ थे, करते जब थे। यंग हुआ करते थे। वो बहुत से ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम है कि मेरे वालिद साहब जो है वो मराठी मीडियम के थे। अच्छा, उनको रीडिंग का शौक़ था, पढ़ने का शौक़ था। उनका सर्कल मेरे जो चाचा लगेंगे बड़े, उनके बड़े भाई लगते थे, अहमद चाचा, उनसे वो काफ़ी मुतासिर थे। उनका मुतालिया इनसे भी ज़्यादा था अच्छा। उस वक्त। तो उनकी वजह से वो उर्दू सीखे, पढ़ने के लिए उर्दू सीखे। और मैं बताया ना कि तंगी थी, ये थी, चाय के लिए पैसे नहीं रहते थे, खाने के लिए एक टाइम खाना नहीं खाते थे, वो पैसा बचाते थे। किताब। और जब इब्न सफ़ी का बहुत क्रेज़ था, हाँ। जब वो ट्रेन से किताब आती थी, महीने में एक निकलता था, तो रेलवे स्टेशन पे जाके वो बोलते कि मैं रेलवे स्टेशन पे जाके हम खड़े रहते थे कि किताब बिक ना जाए। क्या बात है। तो हम पैसा दे के वो किताब लेके वो पढ़ते थे। तो ऐसे उनको पढ़ने का जुनून था, पढ़ने का उनको शौक़ था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनके बिस्तर पे किताब नहीं रही होगी। एक वो, और दूसरा टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर। अच्छा, बिना टाइम्स ऑफ इंडिया के वो सो ही नहीं सकते थे। जिस दिन कभी पेपर नहीं आया तो शाम तक वो चिड़चिड़ा रहता, पड़ रहता था उनके यहाँ टाइम्स। फिर वो सोते भी नहीं थे, उनको नींद नहीं आती थी। और वो बोलते थे सबको कि तुम टाइम्स पढ़ा करो, लैंग्वेज जो टाइम्स ऑफ इंडिया की है उससे अच्छी लैंग्वेज किसी कहीं तुमको पढ़ने में नहीं मिलेगी। जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल किए, जो इतनी सिंपल लैंग्वेज है और इतना अच्छा जो लैंग्वेज टाइम्स की है, वो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा करो। और वो पूरा पेपर पढ़ते थे। और मेरे लिए जो बोलता ना कि उनके जाने बाद जो लॉस हुआ, वो पूरा रीडिंग रहती थी उनकी। मैं शायद नहीं भी पढ़ पाऊँ या मुझे टाइम नहीं मिलो, मैं वालिद साहब पास बैठता था तो पप्पा उसका क्या हुआ, जैसे गाज़ा की बात हो गई, तो 100% उसके बैकग्राउंड से लेके आज तक का क्या क्या है, क्या क्या साजिश हुई, वो पूरा 10 मिनट में सुना देते थे। या अभी जैसे नोबेल प्राइज़ मिला, किसको मिला, क्या मिला, अल्फ्रेड नोबेल ने क्या से किया और किसको मिला और क्यों मिला, ये पूरा एक साथ सुना देते थे। तो मुझे तो इन्हें एक क्या बोलते हैं ना कि पूरा रेडियो लाइब्रेरी थी मेरे लाइब्रेरी पास, चलती फिरती चलती फिर लाइब्रेरी थी। और मेरी एक आदत थी, उनके बात करे बिना मैं घर नहीं जाता था। मैं कहीं कितना भी थका रहूँ, कितनी भी मेरी मसरूफियत रहे, उनसे 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा बात हुई ना तो ऐसा फ्रेश लगता था। दिन भर की थकन उतर जाती थी। बल्कि कभी कभी मेरे पे बहुत चिढ़ते थे कि तू सब तेरा काम करके रात में आता और मुझे सोने नहीं देता। मगर मैं उनको करता था और काफ़ी अच्छा उनके साथ गुजरा। और पढ़ना, ये हमेशा बोलते थे कि इक़रा तुमको है, और ये अपने मज़हब में बोला गया। खाली इस्लाम में जो कुरान में सिर्फ लिखा गया, अल इक़रा, जिसकी शुरुआती कुरान की अल इक़रा पढ़ते है कि तुम पढ़ो, तालीम से तुम्हारा बदलाव आएगा। उनकी हर बात के आखिरी में यही बात रहती थी वालिद साहब की कि तुम पढ़ो, तुम्हारा बदलाव सिर्फ तालीम से आएगा और किसी चीज़ से नहीं आएगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ, कॉलेज में भी बोलता हूँ, कहीं प्रोग्राम में भी बोलता हूँ, हर स्टेज से मैं बोलता हूँ कि बदलाव सिर्फ तुम्हारा तालीम से आएगा। मैं आज प्रोफेसर हूँ या मैं आज जो भी रिस्पेक्ट मेरा है, मेरी तालीम की वजह से। मेरे वालिद का, अमानुल्लाह सर का बच्चा हूँ, इसलिए मेरा वो रिस्पेक्ट नहीं रहेगा। तुमको खुद बनना पड़ेगा।
थे जो अजदाश तुम्हारे तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे बैठे मुंतज़िर फरिसा हो। क्या बात। तो ये सब चीज़ हम वालिद साहब से सुनते भी आए थे कि तुम्हारे नाम कामयाब होने के लिए ना नाम लगता है, ना कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड लगता, खानदान लगता, ना ही कोई बहुत पैसा लगता। सिर्फ तालीम बस। एक तालीम और एक तुम्हारी ईमानदारी और हार्ड वर्क हार्ड वर्क। टूवर्ड योर वर्क, तुम्हारे काम के लिए तुम्हारी ईमानदारी, बेशक। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। डेफिनेटली। तुम जिस फील्ड में भी हो तुम ईमानदारी से उसमें लगे रहो, तुम जिस फील्ड में भी हो उसमें तुम हार्ड वर्क करो। और एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल, आप चाहें तो इसको हाँ अवॉइड भी कर सकते हैं सर, कि इरफान भाई की बात करूँगा मैं मरहूम, और मेरे ख्याल से उनकी कहानी में ना एक बहुत सीख है आज के नौजवानों के लिए। तो मैं चाहूँ कि उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल आप बताइए सर, कि वो क्यों इस तरह से एक अलग रूप उन्होंने रास्ता चुना और उसमें उनको जो नुकसान हुआ। हमारी फैमिली की जो बात है उसके अंदर एक बात तो ऐसी है कि हम 6 बहन भाई थे, उसमें सबसे छोटा मेरा भाई इरफान था। काफ़ी लाड़ का था वो, वालिद साहब का, वालदा के अलावा हम सब बहन भाइयों का भी। और इरफान की जो बात है वो शायद सबसे ज़्यादा लाड़ का मेरा था। अच्छा। जैसे मैं मेरी पहचान मेरे वालिद साहब से बोलूँगा कि मैं लोग मुझे आज भी मेरे अमानुल्लाह खान सर का लड़के से पहचानते हैं, मगर इरफान की जो बात थी वो रिजवान का भाई, रिजवान सर का भाई, ये उसकी पहचान थी। रिजवान इरफान ये जोड़ी थी। वो छोटा था जब से वो मेरे साथ रहा था, वो छोटा था, वो मेरे से काफ़ी वो एक्सपायर रहता था कि नहीं यार अद्दू तेरे, अद्दू मेरे घर का नाम है, अद्दू नहीं तेरे साथ रहने का, नहीं अद्दू तू कैसे खेलता वो वैसा करना है। तो वो खेलता भी था और उसमें एक खुदादाद सलाहियत काफ़ी थी, जो मैं देखूंगा ना स्पोर्ट्स के अंदर एक जो नेचुरल रहता, अच्छा, नेचुरल जो स्पोर्ट्स में रहता वो इरफान के अंदर मैं देखा था, ख़ास तौर से बास्केटबॉल के लिए। अच्छा, बास्केटबॉल उसका नेचुरल था, जो डी में अंदर डाइव करके मारना या कलेक्शन करना, ये जिसका ये है वो बास्केटबॉल प्लेयर हो, चैंपियन बन सकता। बाकी लोग खेल सकते हैं मगर जो चैंपियन वही बन सकता है जो डी में डाइव कर रहा है या डी से बॉल कलेक्ट कर रहा है, वो उसके अंदर नेचुरल था। बिना प्रैक्टिस के भी वो मैच में उतरता था तो 100% परफॉर्मेंस उसी का रहता था। अच्छा, वो जूनियर नेशनल भी खेला था, जो शुरुआत में जो हमारे गांव के बच्चे नेशनल खेले उसमें इरफान था पहले, उसमें काफ़ी अच्छी टीम थी उसकी। अब मारे उसके क्या था कि एक लाउबालीपन था, ठहराव नहीं था, लाड़ का था, ठहराव नहीं था। लाइफ में स्टेबिलिटी लगती, इस्तेकामत लगती, तुम किस काम में कर रहे हो उसमें तुमको सब्र लगता, पेशेंट लगता। इरफान में वो नहीं थी, उसमें सर ऐसी बातों पर हमारी आज की नौजवान पीढ़ी को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो ये पूरे अंदर बोलने में मैं एक बात बार बार बोलते आया हूँ कि मैं मेरे वालिद साहब की हर बात मानता था। मैं नौजवानों को एक ही बात बोलूँगा, और जो हमारे लिए अलमिया है, मैं दिन रात ये चीज़ मेरे सामने देखता हूँ, मैं कॉलेज में देखता हूँ, लोगों में देखता हूँ, महल्लों में देखता हूँ, सियासत में भी हूँ, इसलिए मेरा काफ़ी लोगों से कांटेक्ट भी रहता है कि किसी को ना सुनने की आदत ख़त्म हो गई। कोई बड़ा कोई अच्छी बात बोले तो वो नौजवान सुनते नहीं, 100% बिल्कुल। कोई टीचर कोई बात बोले तो वो सुनते नहीं, तुमको सुनना तो पड़ेगा। कोई बात जो क्या बोल रहे, टीचर बोले या तुम्हारे वालिद बोले या कोई शहर का बुजुर्ग बोले या महल्ले का कोई जिम्मेदार बोले, उसकी बात तुम सुनो। अच्छी बुरी फैसला तुम वो बाद में करो, मगर वो जो बात बोल रहे हो वो बात तुम सुनो तो सही। तो ये नौजवान नस्ल जो है ये सुनते नहीं, और इसमें जो फिर बेरा रवि जो आ रही है इसीलिए आ रही है कि उनको कोई बोलने वाला भी नहीं रहा, क्योंकि वो सुनते ही नहीं। वो सुनते ही नहीं। एक आदमी एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, तीसरी बार उसको भी पड़े नहीं रहती। सही है। क्या करना है। अच्छा जो घर के लोग रहते हो फिक्र माश में लगे रहते हो, रोज़े रोज़गार में मसरूफ़ रहते हो, वो एक बार बोलते 2 बार बोलते, मगर बाद में उनके भी जहन से निकल जाती। तो हमारे नौजवानों को बड़ों की बात सुनने की आदत डालना चाहिए। बड़े जो बोल रहे हैं उनसे उस पर जो उनको लगता है उस पर अमल करना चाहिए, और कुछ नहीं भी कोई बोलता होगा तो बड़ों से मशवरा करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए उसके लिए। मेरे वालिद साहब बोलते थे कि जो बड़ों की नहीं सुनता, जो माँ बाप की नहीं सुनता, उसको दुनिया लात मार के सुधार देती। ये वो बोलते थे। मैंने मेरे ज़िंदगी में 50 ऐसी मिसाल देखे, और हर बार मैं बोलता हूँ कि मेरे वालिद साहब बोलते थे और उस पर हमने अमल किए, इसलिए हम बचे। कोई पेरेंट्स कोई टीचर्स ऐसा नहीं होता जो बच्चों को बुरा चाहे। हर पेरेंट्स हर टीचर चाहता है कि उनके बच्चे आगे जाए, और सिर्फ माँ बाप और टीचर ही चाहते हैं कि बच्चे आगे जाए। बाकी तीसरा दुनिया का कोई आदमी नहीं चाहता कि तुम आगे जाओ। ये बात लोगों बच्चों ने समझना चाहिए। सर एक सवाल और था मेरा, जैसे कॉलेज में तो माशाल्लाह आप काफ़ी सालों से बात अंजाम दे रहे हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे भी आते होंगे सर कभी कि जो पढ़ना चाहते हैं, जिनमें काबिलियत है, जो आगे पढ़ना चाहते हैं, आला से आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन
फाइनेंशियली उनकी हालत वैसी होती नहीं है, तो ऐसे बच्चों के लिए भी आपका कॉलेज कुछ कर रहा है क्या सर? देखो, पहली बात तो यह है कि जो तालीम हासिल करना चाहें उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। सिटी कॉलेज के अंदर तो ऐसे लोगों के लिए जन्नत है सिटी कॉलेज। हमारे पास 70% बच्चे ऐसे हैं, मैं 11-12 के भी बोल रहा हूँ और कॉलेज के BA BCom के भी बोल रहा हूँ, BSc के भी बोल रहा हूँ, MCom के भी बोल रहा हूँ, जो पार्ट टाइम जॉब करते। अच्छा। जो रात में कोई लूम चलाता, कोई मेहता है, कोई किसी फर्म में अकाउंटिंग करता, कोई कहीं घड़ी लगाता, कोई किसी की शॉप के ऊपर सेल्समैन है। ऐसे बच्चे सिटी कॉलेज के अंदर 60% 70% बच्चे हैं और हमेशा से रहे, फिलहाल की तारीख? फिलहाल भी। अच्छा। और हम उसको भरपूर सपोर्ट करते। हम उनको ऑनलाइन नोट्स देते, मोबाइल से उनको व्हाट्सएप पे पूरे ऑनलाइन नोट्स देते। हम उनको फॉर्म भरने के लिए फ़ोन करके बुलाते, उनके एग्ज़ाम फॉर्म भराते, उनके लिए स्पेशल हम जिस वक्त वो चाहते उस वक्त हम क्लास लेते। तो सिटी कॉलेज ऐसे लोगों के लिए उनके फ़ीस के अंदर मदद करते हैं। हम जो फीस नहीं दे पाता, हमारे पास में दस्तक योजना है, हम एक एक बच्चे को एक एक टीचर गोद लेता, उनकी फ़ीस का तालीम का खर्चा करता हूँ। अच्छा। तो ये काम भी सिटी कॉलेज करता है, उनके तालीम के साथ भी माशी भी। उनका स्कॉलरशिप 100% सिटी कॉलेज ला के देती। माशाल्लाह। उनको कभी जिसके पास OBC बना है, जो नहीं है उसको बना के मंगवाते। OBC आने बाद में जो गवर्नमेंट की स्कीम के जितने भी ग्रांट्स हैं, जहाँ भी वो बैठता 100% हम उसको करा देते। आज हम 2500 रुपये के अंदर BCS में एडमिशन देते, बड़ी बात। जो 50,000 और 60,000 थे, सही है। हम 1800-2000 रुपये के अंदर हम BSc में एडमिशन देते, MSc में एडमिशन देते हम 2,000 में। ये सिर्फ सिटी कॉलेज करता है, सिर्फ सिटी कॉलेज, और कोई नहीं करता। हम वो बच्चों को स्टूडेंट नहीं, हम हमारे बच्चे समझते हैं और हमारे शहर का मुस्तकबिल समझते हैं, हमारे कौम का मुस्तकबिल समझते हैं। और हम चाहते हैं बच्चों से कि जब तुम आए हमारी जगह तो तुम भी हमारे जैसा ऐसा काम करते रहो। सर कोई ऐसा, मैं चाह रहा था कोई ऐसा वाकया, कोई किस्सा इस अपने एजुकेशन से रिलेटेड, कोई ऐसा बच्चा कभी आया हो और बहुत ज़्यादा नहीं, जिसको याद करके आप बहुत ज़्यादा अभी भी इमोशनल हो जाते हो? देखो, जितने भी सिटी कॉलेज की बात तो ऐसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिटी कॉलेज ने सबसे ज़्यादा दिया है। सिटी कॉलेज में तो पहली बात बच्चा ऐसा आता है कि जिसको कहीं नहीं होता एडमिशन। जब 11वीं में हमने जब चालू किया है, जो 10वीं फेल है, जिसके पास 2 मार्कशीट है, जो कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है, वो सिटी कॉलेज में आता था, हम उनको एडमिशन दे देते। और वो बच्चे आज कहीं बच्चे टीचर है, कहीं बच्चे 12वीं पास करके D.Ed B.Ed करके वो कहीं टीचर हो गए, कोई बाद में वकील हो गया। और 10वीं फेल हुए, सर हम जुलाई में देने वाले, जो निकला है अभी 2 महीने बाद दे के एडमिशन ले सकते। हम ऐसे बच्चों पे भी भरोसा किए कि नहीं ये जुलाई में पास होंगे और हम एडमिशन लेंगे। हम ऐसे बच्चों को भी क्लियर किए। तो ऐसे तो बेहिसाब बच्चे। और ड्रॉप आउट हमने महल्ले महल्ले में जाके, जो ड्रॉप आउट है सोशल वर्कर्स को बोल के कि तुम्हारे महल्ले में तुम जाके बोलो जो 12वीं पास है उसके सिटी कॉलेज में एडमिशन कराओ। ऐसे हमने सैकड़ों बच्चों को ग्रेजुएट करके दिए। वेरी गुड। क्या होगा कि बच्चा ग्रेजुएट होगा ना, तो बोला जाता है ना, तुम पहले खुद की इज्जत करे तो फिर दुनिया तुम्हारी इज्जत करेंगी। जब वो बच्चा BA हो गया या BCom हो गया तो एक अपने अंदर एक खुद को एक रेस्पेक्ट आ जाता कि नहीं मैं ग्रेजुएट, कॉन्फिडेंस भी पैदा। और कॉन्फिडेंस सिर्फ तालीम से आता और किसी चीज़ से नहीं आएगा। कोई बहुत पैसा किसी ने कमा लिया उसको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। तालीम के साथ जो भी रहे तो कॉन्फिडेंस आता। तो आज वो बच्चे जहाँ भी है हमको मिलते तो बहुत कॉन्फिडेंस से बात करते और वो बताते कि सर मेरा ये शॉप मैं ले लिया, दुकान मेरी चलती, या मैं वहाँ पे जॉब लग गया, या सर तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पे नौकरी लग गई। तो ये बहुत खुशी होती है और ये हमारी कमाई है। हाँ, असली कमाई है। और आज ये मालेगांव में ये सब हो रहा, हमारे बच्चों को कोई केयर कर रहा है। ये कोई नासिक में कौन पढ़ रहा है, कौन फेस हो रहा है, किसको कोई लेना देना नहीं। वो नाम भी नहीं पहचानते, ना वो टीचर को पहचानते, ना टीचर उनको पहचानते, ना कोई उनको फेस करता। तो हम चाहते हैं कि मालेगांव के जो नौजवान हैं, खास तौर से लड़के लड़कियां जो भी हैं, आप लोग सिटी कॉलेज से फैज़याब हो, सिटी कॉलेज का फ़ायदा उठाओ। जो डिफरेंस मैं आज देख रहा हूँ, मैं जब स्कूल में था, कॉलेज में था, इवन जब मैं कारपोरेटर भी बना तो मैं 8:30-9 बजे मैं जिम करके 9:30 बजे खाना खा के सो जाता था। अच्छा, 2011 तक की मैं बात बता रहा हूँ। बराबर। खाली इलेक्शन के वक्त तो शायद मैं रात में जागा हूँगा। और मैं सुबह में क्रिकेट खेल के मैं कॉलेज जाता था 8 बजे। अच्छा। नहा धोकर
तो ये जो कल्चर जो हमारा शहर में आया कि नौजवान जो है रात भर इसलिए जाग रहे कि दिन भर सोना है, और दिन भर इसलिए जाग रहे कि रात भर सोना है, ये हमारा तरीका नहीं है। कामयाबी सिर्फ सुबह उठने में, रोज़ी सिर्फ सुबह उठने में। मैं देखता हूँ कि बहुत फ़ख्र की बात समझते हैं कि मैं दोपहर में उठता हूँ, या बहुत फ़ख्र की बात समझते हैं कि मैं सुबह में घर जाके सोता हूँ। ये हमारे शहर के अंदर ये बदलाव लाना पड़ेगा कभी तुमको कामयाब होना है तो। ख़ास तौर से मैं नौजवानों को तो यही बोलूँगा। और सिर्फ हमारे इस्लाम मज़हब में बोला है जल्दी सोना और जल्दी उठना। बेशक हमारा तो अलमिया ये है कि कुरान के ऊपर पूरी दुनिया अमल कर रही, सुन्नत के ऊपर पूरी दुनिया अमल कर रही, और सिर्फ मुसलमान कौम के नहीं कर रही। वो सब जल्दी सोते और जल्दी उठते। आज अमेरिका में 6:30 बजे जज बोर्ड पे रहता, ऑल ओवर वर्ल्ड में 7 बजे वो बोर्ड चालू हो जाता है यहाँ का कोर्ट का, मॉर्निंग 7 बजे, और शाम में 6 बजे सब सुनसान हो जाता। तो कामयाबी सुबह उठने में, पूरी दुनिया उस पर अमल कर रही है। और दूसरी बात जो है कि तालीम के ऊपर, तालीम पूरी दुनिया ले रही है, सिर्फ मुसलमान नहीं ले रहे। सादगी इस्लाम ने बोला है, सादगी से पूरी दुनिया रह रही, और ऐश और इशरत और दिखावे में मुसलमान लोग हैं। तो ये सारी चीज़ें बदलाव हमको लाना पड़ेगा, ख़ास तौर से नौजवानों के अंदर लाना पड़ेगा। और ये जो नशे की बात है, नशा, ये सब नौजवानों ने इस सब से दूर रहना चाहिए। ये मैं जब घर में था, कभी कभार मैं रात में लेट आता था, तो मेरी वालिदा हमेशा बोलती थी जो रात में बाहर रह रहा वो अच्छा काम नहीं कर रहा। सही है। ये मेरी वालिदा का, मैं स्कूल में, कॉलेज में, कभी कभी हम कॉलेज की कुछ गैदरिंग में, रिहर्सल में लेट आते थे, तो मेरी वालिदा बहुत चिल्लाती थी, और वो बोलते थे जो रात में घर से बाहर है वो अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो सारी बुराई रात में बाहर रहने से है। तुम सुबह में उठो और मगरिशा पढ़ो और खाना खा और सो तुम, और सुबह में उठो जो हमारे मज़हब ने बोला है। हाँ, आज मैं जहाँ जाता हूँ, मैं अभी इतवार के रोज़ मंदिर नगर, एक मुझे बहुत बुरा लगा वो बात से, नोमानी नगर गुलाब मस्जिद में निके में गया था, मेरे वार्ड का निका था। वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक जाम हो गया था, 2 रिक्शे वाले थे। मैं जब आया तो मुझे दोनों रिक्शे वाले और रिक्शे से उतर के बोले कि यार सर अतिक्रमण हटाओ शहर का। हम रिक्शे वालों को बहुत तकलीफ होती है, हालांकि दोनों के रिक्शा भरा था, दोनों के रिक्शे, मगर दोनों बेचारे इतनी आजिज़ी थे और इतना परेशान होके बोल रहे थे। हाँ, आज इस्लाम ने बोला पड़ोसी का ख्याल रखो, और सबसे ज़्यादा अतिक्रमण हमारे लोगों का है। और बुरा ये लगता है हमारे शहर का ना, कि पूरा शहर बोलता है कि सर अतिक्रमण हटाओ। मुझसे बोलते हैं ना, बाकी सब लीडरों से भी बोलते होंगे, और हर किसी का अतिक्रमण है। जो शिकायत करते हैं, जो शिकायत करते हैं उनका भी अतिक्रमण। इसलिए शुरुआत हर किसी ने अपने घर से करना चाहिए। तो ये जो बातें हैं ये नौजवानों को समझ में आना चाहिए। और नशा की जो बात है, नशा तो अपने आप का होना चाहिए, अपने काम का होना चाहिए। ये नशा क्या जो मदोश करे और बेहोश करे, जिसको होश भी ना रहे, और आगे नुकसान अलग, आगे नुकसान अलग। और अब तो डायरेक्ट जान के नुकसान है। और इस्लाम जो अल्लाह ने तुमको जो ज़िंदगी दी है, इससे कीमती कोई चीज़ नहीं दुनिया में। और जो सेहत दी है ये तुम्हारी खुशनसीबी है, नेमतों में से, नेमतों में से नौजवानी और सेहत कभी है, तो हम अल्लाह का तुमने बहुत शुक्रगुजार करना चाहिए, और उसकी बहुत हिफाजत करना चाहिए। अल्लाह की दी हुई चीज़ है। तो ऐसी सारी बातों से नौजवानों में अवेयरनेस आना चाहिए। ये साइंटिफिक तरीके से भी बोला गया और इस्लाम में भी बोला गया, रात का जो टाइम रहता है ये सिर्फ सोने के लिए, सोने के लिए, आराम के लिए, सुकून के लिए। और रात की नींद में सुकून है। बेशक बेशक। और वो भी जितना जल्दी सोएंगे उतना ज़्यादा तुमको सुकून करेगा। और गुड हार्मोन जो रहते हैं वो रात में रहते हैं, सुबह के टाइम में रहते हैं। और रात में जो रहते हैं वो बैड हार्मोन्स रहते हैं। तो रात ही में ज़्यादा तुमको देखेंगे, तुमको कटर मारने वाले दिखेंगे, रात ही में तुमको दिखेंगे चोरी वाले या डकैती वाले या जो भी झगड़े होते हैं आम लोगों के भी, वो रात ही में तुमको दिखेंगे। तुम रात में आराम करो और दिन में अपने रोज़ी रोटी से लगो। कुरान की बात जो अमल करने की जो उसकी रस्सी, इस्लाम की रस्सी में कुरान है, उसको अच्छी से पकड़ो। और पूरी दुनिया एक एक आयत के ऊपर रिसर्च कर रही, पूरी दुनिया उस पर अमल कर रही। और हम हुज़ूर सल्लम की सुन्नत क्या है, वो क्यों हुआ है, वो क्यों ऐसा किए, उस पर हम रिसर्च कर रहे हैं और उस पर अमल कर रहे हैं। और वो कामयाब है, कामयाब भी है, और वो कामयाब भी है। और हमारे पास कामयाबी के सारे वजीफे हैं, मगर कामयाब वो है वजीफ़ा जब काम आएगा जब तुम कोशिश करेंगे, जब तुम उसके लिए लगेंगे और अमल करेंगे, जब तुम्हारा वजीफ़ा काम आएगा। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, ने काफ़ी दिलचस्प मालूमात भी मिली। और मैं 100% जो भी हमारे नौजवान ये वीडियो देख रहे होंगे ना सर,
वो कहीं ना कहीं उनके अंदर वापस से एक पढ़ने का, पढ़ाई का जज्बा ज़रूर पैदा होगा सर। और मैं चाहूँगा कि बस आप इसी तरह से जितना आपकी ताकत है, जितनी आपकी हैसियत है, आप बच्चों के लिए करते रहिए सर। हम भी दुआ करेंगे कि हमारी कौम के बच्चे या हमारे शहर के बच्चे आला से आला तालीम हासिल करें, अपने पैरों पे खड़े हो, ताकि उनमें, जैसा कि आपने कहा कि कॉन्फिडेंस सिर्फ तालीम सिर्फ तालीम से आता के बगैर हो ही नहीं, आ ही नहीं सकता किसी के अंदर, तो वही कॉन्फिडेंस हमारे बच्चों में भी आए। और मैं सभी देखने वाले नौजवानों से भी यही गुजारिश करूँगा कि अगर आपने ड्रॉप आउट कर लिया है तो वापस से ज्वाइन कीजिए। सिटी कॉलेज आपके लिए हमेशा खड़ा हुआ है, आपकी मदद करने के लिए हमेशा खड़ा हुआ है। तो इसी वीडियो के साथ साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ, और रिजवान खान सर के बेहद शुक्रिया के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे वापस।